अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास से। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में छाने वाली धुंध कल छटने का कभी इम्कान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल बड़ा अहम फैसला मुतवक्के है। उसमें 3 ऑप्शन हैं, 3 मुमकिनात हैं। एक तो पूरे इलेक्शन के रिजल्ट को ही ओके कर दिया जाए, दूसरा यह है कि री इलेक्शन किया जाए इन 20 से 23 जो मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन हैं, और तीसरा ऑप्शन यह है कि पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन का हुक्म दे दिया जाए। अब इस इलेक्शन को जोड़कर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं इससे जुड़ी, उनका हम जिक्र करेंगे और आगे की हम बात करेंगे कि इस वक्त जो एक बड़ा पॉपुलर मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कि पूरे मुल्क में री इलेक्शन हो, क्या इन हालात में नून लीग या अपोजिशन की कोई भी जमात मुल्क के अंदर री इलेक्शन चाहेगी? और इसके साथ साथ नाज़रीन बात होगी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 6 से 7 MPAs का एक नाराज़ ग्रुप है वो सामने आ गया है। उसमें खातून MPA भी शामिल है। खान साहब आज पेशावर में हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि मनाने की नाराज़ लोगों को भी, क्या वो कामयाब हो पाएंगे इसमें? और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे हम कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिश्वत भी अगर किसी को दी जाती है, कोई किसी किस्म का लालच भी दिया जाता है, तो ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में शामिल होगा। तो क्या जो तरक्याती स्कीमों की वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है, ये भी इस लालच वाले ज़ुमरे में आता है? और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे बिल की भी कि इस हवाले से दोबारा आईनी तरमीम की कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है और ऑर्डिनेंस भी कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जा रहा है। क्या अपोजिशन इस दफ़ा ताउन करेगी हुकूमत के साथ इस आईनी तरमीम के पास होने में? और आखिर पे हम बात करेंगे 2 बड़े अहम मामला पे। एक तो हलीम आदिल शेख साहब का जो मामला है, सिंध के अपोजिशन लीडर हैं, उस पर मुतालबा सामने आया है गवर्नर सिंध की तरफ से, अली जैदी की तरफ से, कि IG सिंध जो है उन्हें तब्दील किया जाए फौरी तौर पर। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़त भी लिखा गया है, क्या ऐसा होगा और क्या सिंध हुकूमत इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी? और ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान 4 साल पहले पाकिस्तान के अंदर हालात क्या थे, आज 4 साल के बाद सिचुएशन क्या है? आज DG ISPR ने एक इस पर मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बारे में क्या तफसीलात बताएं, क्या क्या अचीवमेंट्स रही पाकिस्तान की 4 साल के दौरान, उस पर भी रोशनी डालेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमर जमान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर, और हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। नाज़रीन 9 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 7 हल्कों पर अपोजिशन को कामयाबी हासिल हुई, और यानी कि कहा जा सकता है कि 9 में से 7 हल्कों पे होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादी डिफीट हुए हैं। लेकिन डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है, चूँकि जो तनाज़ा सामने आया उस तनाज़े की वजह से ये इलेक्शन ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और कल इसका फैसला आना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन इस पर जो पोलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन है, ज़रा उस पर आने से पहले मैं वहाँ पर बता दूँ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन डे पे क्या कह रहे थे, ये कंट्रोवर्सी है क्या है, और आज क्या कह रहे हैं? जरा मैं आपको इलेक्शन डे के ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर क्या बता रहे थे वोट चोरी होने के हवाले से जरा सुन लें। तो 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिज़ल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। अच्छा ये है कि वो मेरे से वो रिज़ल्ट चेंज करवाएंगे, और अगर मैं नहीं करूंगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। अब नाज़रीन आज एक और वीडियो सामने आई है एक और प्रिजाइडिंग अफसर की, उनकी तरफ से वीडियो जो है उसने एक और तनाज़े को जन्म दिया है। ज़रा वो वीडियो पहले आप सुन लें, वो बयान क्या दे रहे हैं। सारा दिन कुछ शर पसंद लोग मुझे तंग करते रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि शाम को जब रिजल्ट का टाइम हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपने दफ्तर मुकम्मल करके जमा कराने के लिए, उधर से मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, मेरी अंधेरे में ले जाके धमकियां दी हैं, पिस्टल इनके पास थे, गन्ने थी, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, फिर धमकियां देते रहे, हमारी बात मान जाओ तो बच जाओगे, हमारी बार बार ये कहते रहे हैं कि गोली मार दो, नहीं मानता तो गोली मार दो। अब एक नाज़रीन ये वो प्रिजाइडिंग अफसर हैं जो एक प्राइवेट गाड़ी में वोटों का थैला लेकर जा रहे थे। उस दिन भी इनकी वीडियो सामने आई थी, इन पर इल्ज़ाम आया था कि वोटों का थैला जो है ये प्राइवेट गाड़ी में लेके जा रहे थे। वो कहते हैं मुझे धमकियां दी गई, धमकाया गया, लेकिन इनके पीछे जब ये वीडियो रिकॉर्ड करे, पीछे को बंदा इन्हें डिक्टेट कर रहा है। अब ये कौन डिक्टेट कर रहा है, ये भी एक बड़ा अहम मामला है, सामने आएगा। पर कल इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला देना है। अब नून लीग जो है वो बिल्कुल री इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, लेकिन कल इस पर आना है। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ क्विकली ज़रा, कि टोटल जो इसमें
तकरीबन 335 के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ के जो नताइज आए आपके सामने, आपकी पार्टी ने कहा जी बिल्कुल हमारी तो 3000 की लीड है, मिठाइयाँ बांटना शुरू हो गया, आपने फतह डिक्लेयर कर दी अपनी। अब जब आखिरी 22-23 का मामला आया, जब आखिरी 22-23 का मामला आया तो आपने अब पूरे हल्के में ही री इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। तो वो मुतनाज़ा जो है पोलिंग स्टेशन वहाँ पे अगर हो वो बेहतर हल नहीं है इसका? जी, मुतनाज़ा सिर्फ वो 20 स्टेशन नहीं है, पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा है। और सिर्फ ये जो अगवा हुए जिनकी अभी तक हमें कोई खबर नहीं हुकूमत पंजाब की बता सकी कि किसने और कैसे अगवा किए थे और वो 13.5 घंटे कहाँ रहे, लेकिन उसके अलावा भी 7 किस्म के हरबे हुकूमत ने और इंतजामिया ने इस्तेमाल किए इस इलेक्शन को छीनने के लिए। पहला हरबा ये था कि पूरे हल्के में वोटिंग जो थी वो इंतहाई आहिस्ता की गई, सिर्फ 4 लोगों को इजाजत देते थे, बाकी बाज जगहों पे सैकड़ों और 1-2 जगह पे तो हजारों वोटर जो थे वो बाहर खड़े रहे कि जी हमें अपना वोट डालने दिया जाए, लेकिन उनको जबरदस्ती वोट डालने से इस तरह रोका गया। फिर उससे काम नहीं बना तो जो मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहां 5-5 घंटे तक बैलेटिंग रुकवा दी गई। इलेक्शन डे पर ऐसा कोई एतराज सामने नहीं आया आपकी पार्टी की तरफ से? इलेक्शन डे पे हुआ और उसका एक करार जो है वो जो साबिक वजीर आजम के मुआवने खसूसी हैं यूथ अफेयर्स के, उन्होंने इसका एतराफ भी किया है कि वो एटलीस्ट 3 घंटे एक पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे रहे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वहां पोलिंग नहीं होगी। दूसरा हरबा, तीसरा हरबा, आपकी पार्टी अगर उसमें अगर है फैक्ट तो आपकी पार्टी की तरफ से आना चाहिए था मुतालबा ना? ये कल सारा मुतालबात जो है हम इलेक्शन कमीशन की हियरिंग में सामने रखेंगे। तीसरा इशू जो आपके चैनल ने बड़ा खुलकर दिखाया कि लोग मोटरसाइकिलों पर फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। अब फायरिंग करने की अलग बात है, लेकिन जब इलेक्शन डे पे खुल्लम खुल्ला दंदनाते लोग फिरेंगे तो फिर वोटर जो टीवी पर देख रहा है वो वोट डालने नहीं आएगा, वो डर जाएगा। खवातीन डर जाएंगी, बुजुर्ग डर जाएंगे, नौजवान डर जाएंगे, तो वो लोग उस तरीके रोका उन्होंने। जब उससे भी काम नहीं बना तो हम वीडियोज रिलीज कर चुके हैं कि किस तरह पुलिस ने एक जगह पर जाकर प्रिजाइडिंग अफसर से बैलेट पेपर छीनने की कोशिश की। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे मुकम्मल करें, आप बात मुकम्मल करें। एक जगह पे हमने जाली बैलेट पेपर पकड़े 300, हमें ये भी बड़ा क्लियरली, और फिर हमने इलेक्शन कमीशन के थैलों में वो जाली बैलेट जो थे वो उसके अंदर शामिल थे। और जब इन सारे हाथों से काम नहीं बना तो फिर 2 और काम किए। एक तो ये था कि इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर जहां 600 वोट थे पीटीआई के, उसके आगे 1 लगाकर उसको 1600 कर दिया। हजार वोट फोर्जरी के जरिए बढ़ाया गया, वो भी हमने पकड़ा और उसको चैलेंज किया। और आखिरी जो होगा तो पता लगेगा सर। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है उसका जो आखिरी जुमला है वो पूरा खुलासा है कि यूं मालूम होता है कि ये सिचुएशन इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी मालूम होती है। और यही कमजोरी हमने देखी कि डीसीओ गायब है, कमिश्नर गायब है, डीसीओ जो आरपीओ है वो गायब है, डीपीओ गायब है, चीफ सेक्रेटरी गायब है, आईजी पंजाब गायब है, सब लोग गायब हो गए क्योंकि वो सब शरीके जुर्म थे। वो आप कह रहे हैं वो सब शरीके जुर्म थे, लेकिन सर एक और चीज जो आपकी तरफ से हो रही है बहुत ज्यादा, ये सारा मामला फिर मियां नवाज शरीफ के ट्वीट हो वो भी इसमें सो कॉल्ड सिलेक्टर्स की बात करते हैं। मरियम नवाज ने भी ये सारा मामला जो है वो इदारों पे डालने की कोशिश कर दी है। इस इलेक्शन में तो फौज थी ही नहीं, फौज का लेना देना ही कोई नहीं था, फिर दोबारा से इदारों को मुतनाज़ बनाने की क्या इसका फायदा? हालांकि आप देखें कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि 9 में से 7 ज़िमनी इंतखाबात जो है वो अपोजिशन जीती है, इसमें हुकूमत के होते हुए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए। जहां आपका थोड़ा सा वो तनाज़ा बन गया वहां आपने फौज को बीच में ले आए, इदारों को बीच में ले आए, ये भी तो नामुनासिब बात है ना? नहीं, मुनासिब बात सबसे ये है समर कि हुकूमत पंजाब ये बता दे कि ये उसके अहलकार थे, स्पेशल ब्रांच के अहलकार थे, तो फिर हम किसी और का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना हो, और मेरे एक कॉलीग का बड़ा तारीखी जुमला है कि जिस कत्ल के मुल्जिम का पता ना हो उसकी जिम्मेदार रियासत होती है। तो अभी तक ये जो इलेक्शन का कत्ल हुआ है जुम्मे के रोज, जिसमें 21 प्रिजाइडिंग अफसर 13.5 घंटे गायब हो गए, तो अगर या तो कोई जिम्मेदारी ले ले, हुकूमत पंजाब कह दे जी ये लोग थे जिन्होंने लेके
जब तक वो पंजाब की नाइली को आप जाके फौज के साथ रिलेट करने की मुझे समझ नहीं आई कि अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो ये मामला फौज पर डाल दिया जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, इस थ्योरी की, इस लॉजिक की। यही तो कहा है कि अगर हुकूमत पंजाब जो है वो छुपती फिर रही है और ये बताने से कासिर है कि इन लोगों को किसने अगवा किया था, कैसे अगवा किया था, तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता जिम्मेदारी रियासत की रहेगी, आप उसको कोई भी नाम दे लें। ठीक है कायरा साहब, ये सारा मामला आप जाके, जिस तरह मैंने पहले बात की कि 9 में से 7 ज़िमनी इलेक्शन जो है अपोजिशन जीती है, डस्का पे आके एक तनाज़ा बन गया, बंदे गायब हुए। उसमें ज़ाहिरा बता रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज के अंदर भी कि चीफ सेक्रेटरी से भी वो रब्ता कर रहे हैं, रात 3 तक रब्ता नहीं हो पा रहा, फिर सुबह जाके रब्ता होता है। वो लिख भी रहे हैं कि ये इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी लगती है। लेकिन जो कैंपेन हम देख रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से, पर्टिकुलरली वो फौज के खिलाफ फिर से रन करना शुरू कर दी गई। सिलेक्टर्स ने सारा काम यहाँ पे दिखाया सो कॉल्ड, और इस पर क्या कहेंगे आप? आपको कहीं नजर आई किसी किस्म की कोई मुदाखलत यहाँ पे? वो खलाई मखलूक की बात भी की जाती है, क्या आप खुद भी कैंपेन करते रहे यहाँ पे? देखिए, पहले नंबर पे तो ये है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये कह रहे हैं कि मैंने राब्ता करने की कोशिश की गई, बाकी बार बार राब्ता करने के न चीफ सेक्रेटरी अवेलेबल थे, न आईजी अवेलेबल थे, न मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर अवेलेबल थे, न और ऑफिसर्स अवेलेबल थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर राब्ते करके इन ऑफिसर्स से राब्ता नहीं कर पाता तो ये राब्ते का फुकदान नहीं हो सकता, ये मैसेजिंग का फेलियर नहीं हो सकता। आप खुद इस मामले को समझते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इलेक्शन डेज में, वैसे भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये कैसे मुमकिन है? कितनी भी अहम मीटिंग में बैठे हों चीफ सेक्रेटरी साहब, वो सारी रात तो नहीं बैठे रहे। कितनी भी अहम मीटिंग में हों बैठे आईजी साहब, सारी रात तो नहीं बैठे रहे। और फिर उनको मीटिंगों के दौरान भी ये बताया जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात करना चाह रहे हैं। तो अगर उनसे बात नहीं हो रही तो उसके ऊपर खड़ा करके आप शकूक व शुबहात की बुनियाद पे जितना चाहे महल तामीर कर लें, क्या कहा जा सकता है? आप किसी को कंडेम भी नहीं कर सकते, किसी को नेगेट भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो तय है ना कि अगर कुछ हकायक है, अगर ऐसा हुआ है, प्रिजाइडिंग अफसर भी बयान दे रहे हैं, और फिर उन पोलिंग स्टेशनों का जो रिजल्ट जाके जमा कराया गया है, अगर वहां पे पोलिंग 85 या 88% या 80% से अबव है, बिल्कुल, तो उसके माने क्या है? तो फिर खुले वाज़े तौर पे माने होंगे ना कि अगर एक पोलिंग स्टेशन से अबव 90% या अबव 85% वोट पड़ के आते हैं और एक कैंडिडेट के वोट उसमें प्रोडोमिनेटली बहुत ज्यादा हैं, तो ये पुराना हथकंडा है 20, 25, 30 पोलिंग स्टेशनों को हाईजैक करो और वहां पे 100% या 90% या 95% वोट डाल के और एक ही बंदे को वोट डाल दो। तो अगर फर्ज करें पोलिंग स्टेशन की एवरेज 2000 है और वहां पे आप 1900 वोट डालते हैं। कारी साहब, ये सारा मामला मुस्लिम लीग नून जो है इसे दोबारा से अपने बयानिए के साथ जोड़ते हुए इसको फौज के साथ रिलेट कर रही है। भाई अब नवाज कह रही है कि ये खलाई महलूक को मैं पैगाम देना चाहती हूँ, मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने जो यहाँ पे किया वो कहीं और लेके जा रहे हैं मामले को। अब मिट्टी के अंदर इलेक्शन होता है, मलीर के अंदर होता है, नौशहरा के अंदर फौज का तो लेना देना ही पूरा किस इलेक्शन के प्रोसेस के साथ था ही नहीं। वो जाके उसको तनाजे में लेके आने से क्या आपको लग रहा है कि दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट? देखिए, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं ज़्यादा बेहतर जो ये इतराज़ उठा रहे हैं। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कुछ हुआ है। इनके साथ खड़ा करके अगर चीज़ों को इस तनाजुर में देखेंगे तो एक वाज़े तौर पर नज़र आता है कि रियासती मदाखलत हुई है। बिल्कुल, ये कोई ना कोई पैटर्नाइजेशन है, हुक्मरान जमात ने की है, उनके लोगों ने की है, पुलिस बेबस है, इलेक्शन कमीशन का अमला बेबस है और उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बेबसी के पीछे कौन है? हुक्मरान जमात ही हो सकती है, हुकूमत ही हो सकती है, ताकतवर लोग ही हो सकते हैं। सोल्यूशन की बात अगर करें कायरा साहब, इसी तरह अगर मुसल्ला लोग दिन, मैं गुजारिश करता हूँ, दिन में अगर मुसल्ला लोग मोटरसाइकिलों पे क्लशन कोफे लेके घूम रहे हैं और उनको पुलिस नहीं पकड़ रही, उनको रोका नहीं जा रहा, तो उसके क्या माने होंगे? ठीक है, वो कौन हो गया? अपोजिशन के लोग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मायूतर खान साहब, मैं जरा मायूतर खान साहब से उनका जवाब जरा ले लूं क्विकली जी। वो ये है कि ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि वजीराबाद के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वजीराबाद में चूंकि हल्का छोटा था, सूबाई था, वहां हमारी निगरानी मुकम्मल थी, इसलिए हुकूमत नाकाम हुई और तमाम तर धांधली के बावजूद वो इलेक्शन हमने जीत लिया। लेकिन ये कहना
बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि वहां धांधली नहीं हुई, वहां बहुत ज्यादा धांधली की है तहरीक इंसाफ। जहां आप जीते वहां आपने तहरीक इंसाफ और हुकूमत पर डाल दिया, जहां तनाजा बना वहां अपने इदारों को बीच में लाने की कोशिश की आपकी पार्टी ने। बहरहाल हुमायूं अख्तर खान साहब, ये सारा मामला, इसमें पूरी प्रेस रिलीज भी सारा मामला डाल रही है, चीफ सेक्रेटरी पे, IG पे, इंतजामी अफसरान पे, ज़ाहिर है वो रिपोर्टिंग है पंजाब हुकूमत को। ये क्या किया आपने एक हल्के के लिए, सारा मामला जो है वो इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया, और ज़ाहिर बदनामी तो गवर्नमेंट की हुई है, तहरीक इंसाफ की हुई है, हुकूमत की हुई है, और इससे सारा वो दोबारा 2018 के इलेक्शन पे भी फिर से सवाल उठना शुरू हो गया कि ये कुछ वहाँ पे हुआ है जो आप यहाँ पे हुआ है वज़ीर इसमें डस्का के अंदर। आपका सवाल थोड़ा प्रिजम्पटिव है कि ये आपने क्या किया, वो तो ये जाहिर कर रहा है कि हमने पता नहीं इंतजामी अफसरान किसके अंडर है सर? लेकिन इलेक्शन वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के नीचे होते हैं इंतजामी हजरात, चीफ मिनिस्टर के नीचे नहीं होते। कैसे उनके मातहत हैं? वो अलग बात है, लेकिन वो उसके नीचे नहीं होते, वो इलेक्शन कमीशन के नीचे होते हैं। आपने 9 इलेक्शन का जिक्र किया, इसमें एक होना चाहिए ऐसे ही, ठीक कह रहे हैं। जरा मेरी गुजारिश सुने, आपने 9 इलेक्शन का जिक्र किया, उसमें से एक एक्चुअली PTI का रिवर्सल हुआ है, वो कि हमारी खामी नहीं थी, वो एक हमारा पार्टी की खामी भी नहीं थी, वो इंटरनल फाइटिंग पार्टी की भी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली वो एक फैमिली की इंटरनल फाइटिंग की नजर वो सीट हो गई। बाकी मैं आपसे गुजारिश करूं, सिंध में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पाकिस्तान पीपल पार्टी, वो भी PDM का हिस्सा है। सिंध में उनकी तरफ से तो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं आया। आप जो मर्जी कहें कि वजीराबाद में भी बहुत धांधली हुई है, और मुझे मालूम है कि PMLN ये क्यों कह रही है। वो इसलिए कह रही है कि सेंट्रल पंजाब, जो कि सपोजिटली उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसमें हम 35,000 वोट से ये MPA की सीट हार रहे थे जनरल इलेक्शन में, अब हम 4,000 पीछे हैं। ओके, वो हमने नहीं जितवाई क्योंकि जी हम तो सिर्फ डस्के के पीछे पड़े हुए थे। अब हम नया आइन इधर नहीं बनाएंगे, इस वक्त 1-2 दिन डिले हो सकता है, इलेक्शन कमीशन डिले कर सकता है, बट द रिटर्निंग ऑफिसर ये फैसले नहीं करेगा कि किस प्रिजाइडिंग अफसर ने क्या किया और कौन उसको पकड़ के ले गया और उसने किस फॉर्म में क्या किया। मैं साहब शफाफियत की गर्ज से, अगर शफाफियत की गर्ज से देखा जाए तो क्या अगर पूरे NA-75 में री इलेक्शन हो जाता है, आप इसे सपोर्ट करेंगे? समर अब्बास, पूरे NA-75 मैं आपको यही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 2 मिनट आप हमसे बैठे तो अच्छी गुफ्तगू होगी। रिटर्निंग अफसर के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी वो हल्के में री इलेक्शन, किसी पोलिंग स्टेशन हदूद में री इलेक्शन, कोई पावर नहीं है। उसके पास पावर सिर्फ ये है कि उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो टैबुलेट करेगा। उस रिजल्ट के तहत PTI 7,000 वोट से जीत रही है। इलेक्शन कमिश्नर के पास, हाँ, सर, कोई भी कैंडिडेट जब अनऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, एक मेरी बात सुन ले, मैंने 6 इलेक्शन लड़े हैं जी, जरा मेरी बात सुन ले, बाकी सबने भी लड़े हैं, मैंने भी कुछ लड़े हैं। ओके, हाँ, जब अनऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट एक रिकाउंट करा सकता है, उसके पास पावर है। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। ये जो चीज कि किस इलेक्शन, किस हल्के में, किस पोलिंग स्टेशन की हदूद में धांधली हुई या नहीं हुई, या उसमें री इलेक्शन कराना चाहिए, ये सिर्फ ट्रिब्यूनल की पावर है, ये ट्रायल के तहत आएगी। तो इलेक्शन कमीशन गवाह और सबूतों के सामने जा रहा है, ये फैसला, कल इस पे इलेक्शन कमीशन का फैसला आने जा रहा है। अब तो सर वो मामला आगे निकल आया करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा तो मैं बहुत हैरान होऊंगा। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे किसी भी पोलिंग स्टेशन में री इलेक्शन नहीं करा सकता, ट्रिब्यूनल कराएगा। ट्रिब्यूनल एक अदालत होती है, एक ट्रायल कोर्ट होता है, ये ट्रिब्यूनल, और ये पावर तो किसी सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि PML के, मुझे सब आखिरी चीज, मुझे समझ नहीं आती कि PMLN ये मुतालबा कैसे कर रही है कि सारा इलेक्शन, और जिसमें 22 हल्कों में प्रॉब्लम है और 203 हल्कों के जो पोलिंग स्टेशन जो हैं, 303 पोलिंग स्टेशन में लाखों लोगों का जो वोट है वो डिसएनफ्रेंचाइज करने की किसने पावर दी है इलेक्शन कमीशन को? ठीक है, अब लाखों इसमें जो तनाजा भी आ रहा है कि ये जो 20-22 पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर जो वोटिंग का तनासुब है, यानी कि जो टर्न आउट है वो बाकी 337 पे तो आ रहा है 40% के करीब, और यहाँ पे जो रिपोर्ट के अंदर से जो 80% से भी ज्यादा आया है, तो फर्क बड़ा वाज़ेह है।
बिल्कुल हमारी पोजीशन ये है, समर अब्बास, हमारी पोजीशन ये है कि ये 22 जो पोलिंग स्टेशन हैं, ये पीटीआई का गढ़ है। इसमें अली असद मली का गांव है, उसके गिरदोनवा हैं, उनकी बरादरी है, ये उसका गढ़ है। और ये किसने बताया है कि एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज अभी वोट अनाउंस ये सूट नहीं करता, जाहिर है समर अब्बास पूरे हल्के में री-इलेक्शन सूट नहीं करता, पीएमएलएन को इन 23 पोलिंग स्टेशन पे री-इलेक्शन सूट नहीं करता, जाहिर है डिफरेंट पोजीशन है। लेकिन अब मैं जरा इससे आगे लेके चलता हूं डिस्कशन को। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपकी पार्टी ज्यादा जोर और शोर के साथ पूरे मुल्क में री-इलेक्शन का, नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। कोई आईनी इंतखाबी इस्लाहात नहीं हुई है, कोई चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, वही 2018 वाली मशीनरी है, वही 2018 वाला सेटअप है, वही 2018 वाले कवानीन हैं। उसमें अगर अभी फिर नया इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर हो जाता है, ये डस्का वाली सूरत हाल बनती है, तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस इलेक्शन की? वो 2018 के इलेक्शन से कहाँ मुख्तलिफ होगा, पर्टिकुलरली अगर हम पंजाब की बात करें तो? पहले तो ये दुरुस्त नहीं है कि ये मुतालबा सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है, ये पीडीएम की तमाम 11 जमातों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। नून लीग का इस नुक्ते पे नहीं, पूरी 11 जमातें इसको ओन करती हैं, इस मुतालबे को, और हमारे सब जो इत्तेहादी हैं वो इस पे शामिल हैं। और दूसरी बात ये है कि मुतालबे के साथ ये जुड़ा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं साफ, शफाफ और मावराए आइन मुदाखलत से पाक हों। ये बात है। आपके नाजरीन को मैं अर्ज कर दूं उनके लिए कि मुल्क की सबसे बड़ी इंतखाबी इस्लाहात 2017 में हो चुकी हैं, जो कानून बनकर इस मुल्क में राइज है। लेकिन मसला कानून का नहीं है, मसला मावराए आइन मुदाखलत का है, जैसे कल हुई। भाई ये अजीब बात है। पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं मोहतरम हुमायूं साहब को कि अली असद मली साहब अपने जो गांव का पोलिंग स्टेशन है वो वोटों से हार गए हैं, वो हार चुके हैं, और वहां डिस्प्यूट नहीं हुआ। डिस्प्यूट सिर्फ वहीं पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड निकलना था जहां के 21 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। काफली के बाऊ रज़वान साहब का इलाका है, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल है यहाँ पे, तो काफली के इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की। जी, इन्फ्लुएंशियल तो बहुत हैं, लेकिन 90% वोट नहीं कास्ट होता। ये बात आपकी दुरुस्त है कि दूसरी बात ये है कि मैं याद करा दूं आपके नाजरीन को कि जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी थे यूथ अफेयर्स के, उन्होंने रात 10 बजे ही कह दिया था कि हम 7000 वोटों से जीत गए हैं। 6:30 बजे सुबह वो 21 आए, अभी तक उन 21 का रिजल्ट हमारे सामने फॉर्मली नहीं आया, लेकिन तब भी पीटीआई वही क्लेम कर रही है कि हम तो इनको 9 घंटे पहले पता चला। तो खुर्रम साहब, अगर उन 22-23 पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन होता है तो वो आपको सूट क्यों नहीं करता पीएमएलएन का? पूरे हल्के में नए इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? पूरे हल्के में बाकी तो तनासुब ठीक है, यहाँ तनाजा बना है, वहां पे इलेक्शन हो जाए। वो जो बात कर रहे हैं मायूं साहब के लाखों लोगों का जो वोट है उनको दोबारा से उसे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, इसलिए कि हुकूमत ने अपनी धौंस और जबरदस्ती और जबर से हमारे वोटरों को वोट डालने से रोका है, पोलिंग बंद की है, फायरिंग की है, उनको वो पोलिंग स्टेशन जाने से रोकने, आपके भी थे, दोनों तरफ स्लो ही है, वो भी गला यूं नहीं करते रहे, आप भी कर रहे हैं। बैलेट पेपर नहीं छीने, उन्होंने जाली बैलेट पोल करवाए हैं, उन्होंने रिजल्ट चेंज किए हैं और प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए हैं। ये 8 किस्म की जो रिगिंग हुई है, इसका बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, और इसके ऊपर पूरे जो NA-75 है, ठीक है, चाहिए ना कायरा साहब, आपको क्या लगता है, आपको इसका सोल्यूशन? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया खुर्रम साहब, किसको मुंतखब करना चाहते हैं? ठीक है, कायरा साहब आपको क्या लगता है? एक तो मुझे फौरी सोल्यूशन का भी जरा बताएं कि आपकी राय में, आपकी नजर में बेहतर हल क्या है कि इन 22-23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन करा दिया जाए या फिर पूरे हल्के में ही री इलेक्शन कराया जाए जो नून लीग का मुतालबा है? बेहतर आपको क्या लगता है? दूसरा जो मैं वो भी आपसे सवाल मैंने करना है कि इलेक्शन अगर दोबारा होता है इसी माहौल में, इलेक्शन कमीशन, देखिए सवाल ये है कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि उससे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। इलेक्शन, नए इलेक्शन जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये यकीनी ये अमल होगा। लेकिन गुजारिश ये है कि 17 वाली काफ़ी, हर इलेक्शन के अपने डायनामिक्स हैं। रिटर्निंग अफसर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर वो उन्हें ये सबूत मिल जाता है कि किसी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग स्टेशन हाईजैक हो गया है और वहाँ जेली वोट पड़े हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट रोक सकते हैं, मनसूख कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है और इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट बॉडी है, पूरा कमीशन बैठ रहा है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं।
और वो बैठ के फैसला करेंगे कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो क्या हैं, और जो बंदे मिसिंग थे उनकी रिपोर्ट्स उस वक्त दे दी गई रात को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राब्ता करने की कोशिश के बावजूद मुतल्लिकीन से राब्ता नहीं कर सके या उन्हें एक्सेस नहीं दी गई, उनसे राब्ता नहीं किया गया। लिहाजा ये बड़ा खुले खुले सवाल है, और उन्हीं पोलिंग स्टेशनों पे पाकिस्तान की तारीख में किसी जगह पे 90% पोलिंग नहीं होती। हुमायूं साहब ने 6 इलेक्शन लड़े हैं, मेरा भी किसी तरह का तजर्बा है, खुर्रम के वालिद साहब से लेके ये भी इलेक्शन लड़ते लगे चले आए हैं, और आप रिपोर्ट करते चले आए हैं। पाकिस्तान के किसी पोलिंग स्टेशन पे, हुमायूं साहब को मैं चैलेंज से कह रहा हूं, इनके पूरे इलेक्शन में किसी पोलिंग स्टेशन पर 70% वोट भी नहीं पड़ा होगा, किसी एक पे भी। लिहाजा जब अगर इतनी बड़ी अनोमली होगी उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस रिलीज मुंह बोल नहीं चीख चीख के कह रही है कि क्या हुआ है, और वहां लोग दंदनाते फिर रहे हैं बंदूकें उठा के मोटरसाइकिलों पे। किसी एक इंसिडेंट के ऊपर किसी एक गांव में एक वाकया हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, किसी एक मोहल्ले में पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हो जाती है, लोगों के आपस में दुश्मनियां हैं, आमने सामने फायरिंग होगी, ये पहले भी होता रहा, अब भी मुमकिन है। लेकिन अगर लोग मुसल्लह जत्थे पुलिस की मौजूदगी में दंदनाते फायरिंग करते फिर रहे, उसके क्या माने होंगे? तो कायरा साहब, तो ये इलेक्शन कमिश्नर को देखना पड़ेगा कि अगर वो समझते हैं, अगर उनकी रिपोर्टिंग ये है कि इलेक्शन में बैग्स भी छीने गए, धांधली भी हुई, और पोलिंग एजेंट्स भी, पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर भी उठाए गए, ये सारी बातें दुरुस्त है, तो फिर वो अपनी दानिश में बेहतर फैसला करेंगे। एक फैसला ये हो सकता है कि इन पोलिंग स्टेशनों पर रिजल्ट के ऊपर पोल हो जाए, लेकिन अगर उनको ये भी सबूत मिल जाता है कि ये सारा कुछ जो कुछ कहा जा रहा है ये डॉक्यूमेंटली प्रूव हो जाता है, वीडियो फुटेज प्रूव कर देती है, मीडिया प्रूव कर देता है, तो फिर व्हाई नॉट पूरा इलेक्शन जो है वो मंसूख करके नया इलेक्शन करा लिया। अच्छा, एक हमें मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मामले को जोड़ेंगे जो सिंध के अंदर हो रहा है। वहाँ पे हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो भी एक इलेक्शन के तनाज़े के दौरान ही गिरफ्तार हुए। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और हलीम आदिल शेख कहते हैं कभी उनके कमरे में सांप छोड़ दिया गया, कभी उन पर वो कहते हैं जेल के अंदर अटैक कर दिया गया, उन्हें दहशतगर्दों के साथ रखा जा रहा है। बड़ा सख्त वहाँ से उनकी तरफ से एतराज़ आ रहा है। इस पे गवर्नर सिंध ने एक लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि आईजी सिंध को तब्दील किया जाए। अली जैदी भी कहते हैं कि वहाँ पे नाअहल किस्म के चीफ सेक्रेटरी दीगर अफसरान बैठे हैं, इन्हें हटाया जाए। ये मुतालबा वो प्राइम मिनिस्टर से करेंगे। अब इस पे एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुई है फिर दोबारा एक बड़े तनाज़े की तरफ जा रहे हैं। अब दोबारा हमें नजर आएगा, फिर दोबारा से वो देखेंगे सिंध और वफाक की लड़ाई, ये किस तरह जाएगी सूरत हाल, बातें करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। इससे पहले कि मैं हुमायूं साहब की तरफ जाऊं, क्विकली मैं कायरा साहब से जानना चाहूँगा कि सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, वहाँ पे भी तो बड़ा यही कुछ और हमें होता नज़र आ रहा है कि अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया। वहाँ वो कहते हैं कभी उन पर सांप छोड़ दिया जाता है, कभी वो कह रहे उन्हें उन पर तशद्दुद होता है वहाँ पर, और वो भी ये इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के वहाँ पर गुंडे थे, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया। इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल अगर बात की जाए कि आप लोग अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं इस गवर्नमेंट पे, इमरान खान पे, कि ये फाशिस्ट रजीम है, उन्होंने अपोजिशन लीडर को भी अंदर कर दिया, पंजाब के अपोजिशन लीडर को भी अंदर कर दिया, साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को भी अंदर कर दिया। तो आपका ये जो दावा है ये कमज़ोर नहीं हो जाता जब सिंध का अपोजिशन लीडर भी जेल में है, वही वहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है? पहली गुजारिश तो ये है कि सिंध के अंदर होने वाले इलेक्शंस के ऊपर कोई सवाल नहीं है। सिंध के अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी हुई है। अपोजिशन लीडर वाज नॉट सपोज टू विजिट द पोलिंग स्टेशंस, पहले नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे भी अगर किसी जगह कोई ऐसी शिकायत है तो उसका अजाला होना चाहिए। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, क्या कानून के तहत अपोजिशन लीडर को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो क्लशनकोफ हाथ में लेके फायरिंग कर रहे हो? क्या अपोजिशन लीडर को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो अपने साथ मुसल्लह लोगों के जत्थे लेके निकले? ये तो फुटेज है ना, मेरा इल्जाम तो नहीं है। इलेक्शन कमिशन ने हल्का बदर करने का कहा था, आपने तो मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी छोटे ना, मेरी पहले नहीं इस तरह नहीं, पहले मेरी बात मुझे बात करने दे पहले, इस तरह नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो ये है
कि अगर तो अलीम आदिल शेख साहब के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है कि उन्होंने बंदूक लेकर निकले तो फिर आपकी बात दुरुस्त है, फिर इस तरह नहीं होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। अगर तो ये है कि वहाँ मुसल्लह लोग नहीं थे और पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है और एक इल्ज़ाम की बुनियाद पे जाली FIR दर्ज करा दी गई है, अगर तो ऐसा है कि वहाँ फायरिंग हुई नहीं और फायरिंग का इल्ज़ाम है, ये सारा कुछ मीडिया दिखा रहा है, ये फुटेज मीडिया की तरफ से है और वहाँ पे रिटर्निंग अफसर की शिकायत पे ये सारा कुछ हुआ है। सही। अगर वहाँ पे जो उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनको जेल में रखा गया है तो जेल में तो बाकी लोग भी गए हैं। अब वो IG की अगर उनके साथ तशद्दुद हुआ है, इसकी तहकीकात हो रही है, IG की तब्दीली का मुतालबा फिर सामने आ रहा है इस मामले को लेकर, हलीम आदिल शेख के मामले को लेकर। सर इसको छोड़िए ना, ये तो उनके तो बड़े मुतालबे ना। गवर्नर साहब की तो हजारों ख्वाहिशें हैं, वो तो कभी गवर्नर रूल लगाने की ख्वाहिश रखते हैं, कभी डायरेक्टली टेक ओवर करने की बातें कर रहे हैं। बड़े तनाज़े के बाद उनको तो खैर उनका तो अपना मिजाज है ना। अच्छा हुमायूं अख्तर खान साहब सुनिए ना, मुझे जिस मौजू पे बात कर रहे हैं आप दूसरे मौजू पे चले गए। मेरी गुजारिश ये है कि वहां पे अगर तो सिर्फ उनके मुतालबात अपनी जगह पे हैं, अगर तो हलीम आदिल शेख साहब पे तशद्दुद हुआ है, जख्मी हुए हैं, टांगे दिखा रहे हैं, बाजू दिखा रहे हैं, किसी बंदे को 60 बंदे मारे, 60 ना मारे, 50 मारे, 40, 20, 10। हलीम आदिल शेख साहब कोई पहलवान भी नहीं है, सिंगल पसली आदमी है। उनको अगर 10 बंदे भी मार रहे हो तो उनकी तो आंखों पे, चेहरे पे, मुंह पे, सर पे, कमर पे निशान होने चाहिए। कोई तो जरब लगी होगी, ठीक, कोई तो निशान होगा। अगर किसी दीवार के साथ अपना पांव रगड़ के आप कहें कि ये मुझे मारा है किसी ने, उसके भी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहूंगा कि ये भी जरूर होना चाहिए, लेकिन उसका कोई प्राइमा फेसी केस तो बना ले। फिर आपका सवाल मुझसे बनता है और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर उनके जो एलिगेशन है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उस केस को इसके साथ मिलाना नाइंसाफी होगी, इसलिए कि वहां हलीम आदिल शेख साहब और उनके साथी फायरिंग करते हुए विजिबली मीडिया ने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये जो मामला हलीम आदिल शेख साहब का है, ये भी एक इलेक्शन के अंदर से तनाज़ा शुरू हुआ, बाद में उन्हें एनक्रोचमेंट के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो उसके बाद चीजें सामने आ रही है, कभी वो कहते हैं मेरे पे सांप छोड़ दिया गया, कभी कहते हैं मेरे पे 50 लोगों ने अटैक कर दी, जेल के अंदर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस पर आज जो मुतालबा सामने आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, अली जैदी साहब ने भी मुतालबा किया है, गवर्नर साहब ने भी मुतालबा किया है कि IG को फौरी तौर पर हटाया जाए। वज़ीर आज़म को लेटर लिखा गया है, ये भी कहते हैं कि वहाँ का चीफ सेक्रेटरी भी बिल्कुल नाअहल तरीन है। ये एक अपोजिशन लीडर के लिए इतना बड़ा मुतालबा कि IG को हटा दें, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ का नाअहल है, सारे एक बंदे के लिए, यहाँ भी फर्द वाहिद के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी उन इल्ज़ामात जो उनकी तरफ से आए हैं सामने, वो सर्टन होने हैं, किसी किस्म की अभी वो चीज़ें साबित नहीं हुई हैं। बहुत प्रीमेच्योरली मुतालबा नहीं कर दिया था बड़ा आपने? पहले तो ये है जी कि क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध अपनी इंतजामिया को हुक्म दें कि वो हकायक मालूम करके सामने लाएं कि पर्चा की नौयत क्या है, वो सही बना नहीं बना, जो हलीम आदिल शेख साहब के इल्ज़ामात हैं जेल के अंदर क्या हुआ, उसकी पूरी तहकीकात कराई जाए। और मुझे नहीं मालूम कि गवर्नर साहब और अली जैदी साहब ने किस बुनियाद पे, उनके पास जरूर शवाहिद और सबूत मौजूद होंगे, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। मैं तो इसको इस तरह आगे बढ़ाना चाहूंगा। सर वो तो दो बातें कर रहे हैं ना, एक तो वो कह रहे हैं कि वहां पे उन पे सांप छोड़ा गया है, दूसरा वो कहते हैं वो तो संजीदा दोनों ही गुफ्तगू वैसे भी कम ही करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, तहकीकात करवा रही है हुकूमत कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्योंकि इल्जामात लगाए हैं, ये बड़ी अच्छी राय है हुमायूं साहब की कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो पर्चे दर्ज हुए हैं, अनाउंसमेंट कर दी है हुकूमत ने कि तहकीकात कर रहे हैं। हाँ, और ये इल्जामात जो हैं इनकी नौयत क्या है, ये चीज खुल के सामने आनी चाहिए इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन के बाद। हाँ, जिन्हीं छोटी छोटी चीजों पे IG के हटाए जाने का, चीफ सेक्रेटरी के हटाए जाने के मुतालबे नहीं करने चाहिए। ये बहुत प्रीमेच्योरली मुतालबा। ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि अली जैदी साहब और गवर्नर साहब ने किस बुनियाद पे ये ज्यादा जज्बाती हो गए गवर्नर आपके और वफाकी वजीर जो कराची से अली जैदी साहब। दे आर एक्टिंग ओवर जेलसली। खुरम दस्तगीर खान साहब, ये जो फाशिज्म वाली बात होती है, मैं जरा उसी पे आपको लेके आ रहा हूँ। ये जो फाशिस्ट आप कहते हैं इमरान खान फाशिस्ट है, वो अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करता, उसने शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, उसने पंजाब के अपोजिशन लीडर को डाल दिया, साबिक अपोजिशन लीडर को डाल दिया।
तो सिंध के अंदर भी अपोजिशन लीडर ही इस वक्त पाबंद सलासल है और वो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, उन पर सांप छोड़ा जाता है, उन्हें जेल में मरवाया जाता है, तशद्दुद करवाया जाता है उन पर। इसको आप क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनको कलशनकोफ चलाने की इजाजत है मुसल्ला जत्थे लेके? नहीं, वो गिरफ्तारी तो सर इंक्रोचमेंट के नाम पे हुई है, इस केस में नहीं हुई गिरफ्तारी। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सुबह बदर करने का कहा था। सर वो बात का इशू है, वो बात का इशू है। पहले ये बताइए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को पकड़ा उस वक्त क्यों गया, रोका क्यों गया? उनको रोका गया कि वो उनकी फुटेज है। बिल्कुल गलत था, उन्होंने फायरिंग की है, लेके वहां जाना बिल्कुल गलत था। और अगर उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है उसके अंदर भी उनका मुकदमा है तो मुकदमे अपनी जगह हैं, वो जरूर भुगते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल कहा, मैं हुमायूं साहब के मुतालबे को सपोर्ट करता हूं कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कोई गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गैर इंसानी नहीं होनी चाहिए। मेरा क्विकली डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ और जरा सेनेट की तरफ लेके आते हैं। और सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़ाहिर आज केपीके के अंदर जो नाराज़ लोग हैं, मेरी इत्तला यह है कि 6 से 7 नाराज़ MPs का एक ग्रुप है जिसमें खातून MPA भी शामिल हैं। उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, खान साहब वहाँ पे कर रहे हैं राब्ते के दोबारा मनाया जाए। नौशहरा के अंदर बड़ा एक सेटबैक था तहरीक इंसाफ के लिए, उसको भी देखा जा रहा है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और आगे सेनेट के अंदर भी ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। बड़ा खदशा है तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब इधर भी हम देख रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से बड़ा टफ इलेक्शन है इस्लामाबाद के अंदर। नंबर गेम में काफ़ी बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन आज खबरें ये भी आई कि जहांगीर तरीन के साथ शायद उनका कोई रब्ता हुआ नहीं हुआ। वो उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वजाहत भी की थी, ज़रा वो वजाहत सुनने आप क्विकली ज़रा। क्या जहांगीर तरीन से आपका बाज़ाब्ता रब्ता हुआ है, कोई काम मांगा गया है? देखें, मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज़ हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खुरम साहब वो कह रहे हैं मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। PDM भी जहांगीर तरीन साहब की खिदमत लेगी जिस तरह से हुकूमत ने ली है, चूंकि ज़ाहिर वो तहरीक इंसाफ के साथ भी उस तरह से तो अटैच नहीं, लेकिन असेंबली के अंदर जो लोग MPs MNAs बहुत सारे बैठे हैं वो उनके अंडर इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल बराह रास्त जहांगीर तरीन साहब उनको टिकट दिया, लेकर आए। कोई आप भी उनकी खिदमत लेंगे, रब्ता करेंगे उनसे? लेकर आए, बल्कि उन्होंने तो कहते हैं ना जी शेपर्ड का किरदार अदा किया कि वो तमाम जो भेड़ बकरियां थी उनको अपने जहाज में डालकर लेकर आते थे और बनी गाला और पेश करते थे कि जी ये और इसीलिए उनकी जो है वो बहुत बड़ी खिदमत हैं PTI के लिए। लेकिन ये ऐसी खिदमत हैं जिनसे PDM के बगैर ही भली रहेगी, क्योंकि टाइटैनिक तहरीक इंसाफ का डूब रहा है और जो ज्यादा सूझबूझ रखने वाले उनके अरकान हैं वो अब इस सोच में पड़े हैं कि हम इस डूबते हुए जहाज के साथ हमने नहीं डूबना, हमें अब कहीं और जाना चाहिए। तो ये जो नाराजगी की एक वेव आई हुई है पंजाब में भी और KP में भी और मुख्तलिफ सूबों में, ये इसी वजह से है कि सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, जमहूरी तौर पर, वफाकी तौर पर, खारजा पॉलिसी में, मुइशत में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सर आप जहांगीर तरीन साहब की खिदमत लेंगे? PDM लेगी खिदमत उनकी? इसमें कोई भी शख्स जो है इस डूबते टाइटैनिक पर बैठा हुआ जो है, जिसके अरशे पर खड़े होकर इमरान खान साहब एक ही नारा लगा रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, लेकिन उनके कदमों के नीचे से टाइटैनिक उनका डूब रहा है। तो बाज लोग तो जाहिर है दूसरे फैसले करेंगे, लेकिन PDM इंशाल्लाह अपने जोरे बाजू पे अपनी समझ से मैं कुछ कह सकता हूँ जी क्विकली मायूं साहब जी। वो जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि ये यूसुफ ये सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब भी चले जाएंगे, उनकी छुट्टी का टाइम आ गया है। जी देखिए, पॉलिटिशियंस ये चीजें कहते रहते हैं। अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो PTI इतनी ही डूब रही थी समर अब्बास, तो ये जो 26 सितंबर से PDM मूवमेंट है ये कहां से कहां पहुंची होती। इसमें तो अवाम से किसी किस्म की कोई पजेराई हासिल नहीं हुई उन्हें, और अब वो महंगाई मार्च, फला मार्च के चक्कर में आ चुकी है। दूसरी ये बात है कि आप जो मर्जी कहें, लेकिन हमने वजीराबाद में अपने 33,000 मार्जिन को 4,000 कर दिया और प्रोबेबली इंशाल्लाह हम 10K का इलेक्शन जीत चुके हैं, विच इज ए मेजर ब्रेक थ्रू, क्योंकि सेंट्रल पंजाब जिसमें PMLN की अच्छी परफॉर्मेंस थी, उधर हमारे मेजर गेन सारे मामले को सेनेट के इलेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन के बाद ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले के पर्टिकुलरली बात जो है, इमरान खान साहब नहीं रहेंगे वज़ीर आज़म, उनको भी हटा दिया जाएगा। तो कह रहे साहब कैलकुलेशन जो आपकी है 157 वोट भी पूरे हो जाएंगे ना, वो तो शॉर्ट नहीं होंगे। वोटरों ने ये बात समझने की है
कि सिंध में भी, गुजारिश है, पंजाब में भी अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है, और जब के पीछे वो फोर्स नहीं होगी, देखिए में 20,000 वोटों का इजाफा करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह मुंह के बल गिरेंगे। ठीक है कायरा साहब, कैलकुलेशन जो है इमरान खान के जाने की सेनेट के बाद हमायूं साहब के सवाल का मैं उस पर छोटा सा कमेंट कर लूं। जहां तक तल्लक डस्का का है, डस्का में आपके वोट बढ़े। जो बंदा पिछले इलेक्शन में आज़ाद खड़ा था जिसने शायद 55,000 वोट लिए थे या 60,000 वोट लिए थे, वो आपके साथ ज्वाइन कर गए थे, इसलिए आपके वोट वहाँ बढ़े। और इसी तरह यहाँ हुआ है वज़ीराबाद में, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को आपने इकट्ठा करके अपनी जमात में अपने सब कैंडिडेट को सपोर्ट कराया है। बहरहाल वो उसको एक अलग रखते हुए, जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि जरदारी साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म को जाना होगा। यस, अगर कौमी असम्बली से गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे, और वो जीत जाते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म के पास कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए कि हुक्मरान जमात जब कौमी असम्बली में सिंगल वोट पे डिफीट हो जाएगी तो उनके पास मैंडेट ऑफ द हाउस नहीं रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली उनके ऊपर अभी वो एक प्रोसेस ज़रूर होगा बाद में, लेकिन हमें तवक्को है कि उससे पहले ही वज़ीर आज़म साहब खुद ही अपना कोई रास्ता तय कर लेंगे। एक इखलाकी दबाव हो सकता है, आईनी तौर पर तो ऐसी कोई उन पे नहीं है खान साहब पे कि वो इत्तेमाद का कोई वोट लें या देखिए, अगर आप अपना इलेक्शन लूज कर जाते हैं तो यू लूज द मैंडेट ऑफ द हाउस, यू लूज द मैंडेट ऑफ द हाउस। तो उसके लिए उनसे नए तकाजा तो हो सकता है कि आप एतमाद का वोट लें, उसके साथ फिर हम उनको अदम एतमाद की मूवमेंट भी उनके खिलाफ लाई जा सकती है, तहरीक भी आ सकती है। मैं कहता हूं अगर सदर ममलिकत इतने पार्शल हो जाएंगे, नहीं करेंगे, तो अदम एतमाद की तहरीक भी तो आ जाएगी। आप जरा गौर तो करें। ठीक है, आप सब लोग तो कह रहे थे, हमारे इत्तेहादी भी कह रहे थे, ठीक है, हमने कहा कि अदम एतमाद की मूवमेंट लाएं। एक सेनेट का उम्मीदवार आए हैं गिलानी साहब, तो पूरे मुल्क में थरथली हो गई। अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक होती फिर क्या होता। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्विकली बात करेंगे ऑपरेशन रद्दुल फसाद की। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को शुरू हुए 4 साल आज हो गए हैं और बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है 4 साल पहले के मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल का और आज का। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है ये ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के बाद शुरू किया गया था, जिसका मकसद ये था कि दहशत गर्दों के सहूलतकार और उनके जो फाइनेंसर्स हैं उनके नेटवर्क को भी ख़त्म किया जा सके। और बड़ी कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन आगे बढ़ा और इसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो हैं वो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हासिल की हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी हासिल हुई। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को, उनकी कमर को किस तरह से तोड़ा गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज इस ऑपरेशन की कामयाबी के 4 साल मुकम्मल होने पर इस ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी कि इसमें क्या क्या कामयाबियाँ हासिल हुई। ज़रा सुन लें। पिछले 4 सालों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 3,75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। पिछले 4 साल में 353 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद है। जी आपने सुना DGISPR को, वो बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की ऑपरेशन रद्दुल फसाद में। अब जो हालात हैं वो बहुत हद तक बेहतर हैं और इसमें जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने इदारों के शाना बशाना मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। किसी भी इस तरह की मशकूक कोई एक्टिविटी होती है वो इदारों को रिपोर्ट करें और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने, हर शख्स ने इनफरादी तौर पर भी अपना किरदार अदा करना है। प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।